क्योंकि रिमेंबर एज अ वाइफ आप एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड की बहुत बड़ी सप्लाई है, ऑफन लाइफ लॉन्ग सप्लाई। आपको वो उनकी सीक्रेट जो एक हिडन लाइफ होती है उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। दे आर अ बॉक्स full of lies, and this is one of the saddest parts of having a narcissistic husband and being a parent with him. And I'm very sure कि अगर आप किसी narcissistic husband से डील कर रही हैं या आपकी फैमिली में कोई और मेल है जिन्हें आप क्लोजली जानती हैं जो narcissistic हैं, like maybe a sister's husband या maybe your own father or grandfather, तो आप डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेट्स जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, एटलीस्ट 80 to 90% ट्रेट्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। हो सकता है कुछ ट्रेट्स कम इंटेंसिटी में दिखें, कम डिग्री में दिखें, दूसरे ट्रेट्स ज़्यादा इंटेंसिटी में, ज़्यादा डिग्री में दिखें, या कुछ ट्रेट्स किसी दिन कम हो, किसी दिन ज़्यादा हो। तो ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं बिकॉज नार्सिसिज्म इज़ अ स्पेक्ट्रम, कम से लेके ज़्यादातर। तो वो भी विजडम आप पे ही मैं छोड़ती हूँ कि आप डिसर्न कर पाएँ कि एक्चुअली ये नार्सिसिस्टिक है कि नहीं जिनसे आप डील कर रहे हैं। जबकि मैं कोशिश करती हूँ आजकल कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाऊँ क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन इतना लिमिटेड हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ट्रेड्स की लिस्ट इतनी लंबी है इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा। ये एक वीडियो के साथ साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी है जिसमें बहुत सारे आप ही के जैसे लोग अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू एक कॉमन इमोशनल बॉन्ड पा सकते हैं। तो प्लीज़ फील फ्री, अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं तो आप नीचे कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय, वेलकम, नमस्ते। अपनी हिंदी नार्सिसिज्म सीरीज़ जो कि मैंने लगभग 1 साल पहले शुरू की थी, उसके तहत मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रही हूँ और वो है नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स या स्पाउसेस के ऊपर। और वो भी स्पेसिफिकली आज जो मैं बात करूँगी वो है नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स के ट्रेड्स के ऊपर। ऑब्वियसली हस्बैंड हो या वाइफ, अगर वो नार्सिसिस्टिक हैं तो उनके बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी जेंडर की वजह से भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली टच करूँगी। याद रखिए, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स को जो ट्रेट्स होते हैं वो बहुत सारे, ऑब्वियसली जो नार्सिसिज्म के अंडर मैं जनरल ट्रेट्स बात कर ही चुकी हूँ वो भी ऑब्वियसली ओवरलैप करेंगे, इसमें आएंगे। तो अगर आपको उन बातों के ऊपर डाउट हो कि नार्सिसिज्म एक्चुअली होता क्या है, एनपीडी के बारे में हम श्योरिटी से कैसे जाने, या फिर कोई सिर्फ टॉक्सिक है या नार्सिसिस्टिक है उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, वो सब क्या होता है, तो वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि पहले वाले वो सारे वीडियोज़ देखिए। आज मैं अज्यूम करूँगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है और मैं सिर्फ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के ट्रेट्स और उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो क्या होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उनके साथ रहते हैं तभी आपको पता चलते हैं, ओवर अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स टू अ फ्यू ईयर्स तभी आपको ये चीज़ें पता चलती है। तो मैं उन ट्रेट्स के बारे में बात करूँगी। एक इंटरेस्टिंग या फिर अनफॉर्चुनेट कह लीजिए बात यह है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड्स नार्सिसिस्टिक नहीं हो एक्चुअली, यानी कि क्लिनिकली वो नार्सिसिज्म की डेफिनेशन में पूरी तरह से नहीं आते हो, वो क्लिनिकली अगर टेस्ट किए जाए तो वो नार्सिसिस्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों की वीडियो देख के लगे कि वो नार्सिसिस्टिक है, या आपके कोई और फैमिली के मेल मेंबर्स लाइक मे बी योर फादर और एन अंकल समबडी वाज अ नार्सिसिस्ट। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में कई कल्चर्स ऐसे हैं उसमें हम बहुत ऑफन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इंकरेज करते हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म के जो ट्रेट्स हैं वो ओवरलैपिंग दिखेंगे। तो हो सकता है कि जिसके बारे में आप समझ रहे हो कि वो नार्सिसिस्ट है वो कल्चरली वैसे ही, क्योंकि वो तरीका रहा है फॉर मेन टू बिहेव, लेकिन एक्चुअली अगर आप उनको क्लिनिकली टेस्ट करें तो वो नार्सिसिस्टिक नहीं हो। ट्रेट्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं दूसरे टॉक्सिक पर्सनैलिटी टाइप से, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है सारे लोग नार्सिसिस्टिक हों। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो स्पेसिफिकली उन लोगों की जो एनपीडी मेल्स है, एनपीडी हस्बैंड। तो सबसे पहला ट्रेट जो मैं अनडाउटेडली मेंशन करूंगी व्हेन आई टॉक अबाउट अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड वो है सेल्फिशनेस, अटर सेल्फिशनेस एंड एरोगेंस। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से डील कर रहे हो उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन अच्छी कोर्टशिप भी हुई थी, आप अच्छे से मिले मिलाए थे, या फिर लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले ट्रेट्स तब हिडन थे। वो क्यों हिडन थे उसकी भी मैं बात नेक्स्ट पॉइंट में करूंगी, लेकिन जैसे आपकी शादी हुई, आपने साथ में लाइफ बिताना शुरू की, समय निकलना शुरू हुआ, तब आपको रियलाइज हुआ कि ये इंसान कितने सेल्फिश हैं। फॉर नार्सिसिस्टिक हस्बैंड चाहे
कुछ भी दिखे, चाहे सामने से कुछ भी नज़र आए, जब तक आप उन्हें नहीं जानते, दे आर अटरली सेल्फिश. लाइफ हैज़ टू बी अबाउट देम. आई मी माई सेल्फ इज़ देयर मोटो. ऐसे नहीं कि वो दिखा नहीं सकते, कुछ अच्छा बिहेवियर कर नहीं सकते या अच्छी चीज़ें कर नहीं सकते आपके लिए, या दर्शा नहीं सकते कि वो आपकी कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन कम ऑन, हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब नहीं, जब हम उनके साथ रहते हैं तब हम अच्छे से जान चाहते हैं कि ये सिर्फ एक्ट है. एक्चुअली उनकी कोर जो है सेल्फिश है. उन्हें हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए. और जहाँ पे ये चीज़ आती है, किसी और की मर्ज़ी, किसी और की रज़ा, किसी और की इच्छा कोई मायने नहीं रखती है. सो अटर सेल्फिशनेस एंड इंटाइटलमेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंटाइटलमेंट इज़ अगेन अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट, चाहे वो किसी भी जेंडर का नार्सिसिस्ट हो, कि मैं पहले आता हूँ, मेरा ध्यान पहले रखा जाए, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है, ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो लोगों से लेके चीज़ों तक के लिए वो खुद के लिए खुद को इंटाइटल्ड मानते हैं कि जो उन्हें चाहिए उन्हें मिलना ही चाहिए. और कैसे किसी ने पहले उनको ध्यान नहीं दिया, वो कैसे किसी के लिए पहले नहीं आए, और अगर वो जना उनका खुद का स्पाउस है या उनकी खुद की वाइफ है, तो मजाल है कि आप किसी और चीज़ पर, खुद पर भी ज़रूरत के समय भी ज़्यादा ध्यान डाल दें उनसे ज़्यादा, तो ये पॉसिबल नहीं है. ये सेल्फिशनेस और इंटाइटलमेंट जो है इतने हद तक हो सकती है कि अगर घर में छोटा बच्चा भी है और वो अटेंशन डिमांड कर रहा है, और वाइफ एज अ वाइफ आप उस बच्चे की नीड्स को अटेंशन दे रही हैं, तो एक पॉइंट पे आप रियलाइज़ करेंगे कि नार्सिसिस्टिक हस्बैंड इस चीज़ से भी इरिटेट होते हैं, चिढ़ते हैं या गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी नीड्स छोड़कर आप एक बच्चे का भी ध्यान ज़्यादा कैसे दे रही हैं. अगर उन्हें उस समय कुछ चाहिए, उन्हें अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो अटेंशन पहले उनको मिलनी ही चाहिए. फिर कोई भी और चीज़ अगर बीच में आ रही है, चाहे वो एक बच्चा ही हो, वो एक इनकन्वीनियंस होता है उनके लिए. लायर लायर पैंट्स ऑन फायर. अगर ये इंग्लिश का फ्रेज सच में बदल सकता, तो आपको नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स की पैंट्स आग में जलती हुई ही नज़र आती, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं वो. दे आर क्रॉनिक पैथोलॉजिकल लायर्स. और यकीन मानिए कि जितना आपको, अगर बहुत समय उनके साथ निकाल चुके हैं, जितने झूठ आपको पता चल चुके हैं उनके बारे में, जो आप उन्होंने आपसे बोले, उससे कई ज़्यादा झूठ होंगे उनके झोले में जो आपको पता भी नहीं चले होंगे. सो दे कैन लाई अबाउट एवरीथिंग. जबकि एक सॉलिड रिलेशनशिप का पहला फाउंडेशन ही ये होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, कि ट्रस्ट पे बेस्ड होता है. लेकिन ऐसी कोई चीज़ नार्सिसिस्ट से एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका सारा वजूद ही झूठ के ऊपर खड़ा होता है. अगर वो खुद को जैसे वो हैं वैसे देख लें या दिखा दें, तो उनके हिसाब से वो भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं. तो लाइंग इज़ देयर फर्स्ट बिगेस्ट टूल एंड वेपन. हर चीज़ के बारे में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में वो आपको या तो झूठ नहीं बोलने की कैपेसिटी रखते हैं, या फिर आपको पूरा सच बताते हैं. तो हर चीज़ आपको जो शेयर की जाएगी, या तो वो पूरी झूठ होगी, या झूठ में मिला सच होगी, या फिर आपको बताई ही नहीं जाएगी, आपसे कंसील की जाएगी, या फिर नमक मिर्च मसाले के साथ लगाकर बताई जाएगी, या फिर कुछ काट के बताई जाएगी. तो ये सब एक अनट्रूथ का ही पार्ट होते हैं, लाइंग का ही पार्ट होते हैं. अपना पूरा सच नार्सिसिस्ट किसी के साथ शेयर कर दे, वल्नरेबल हो जाए, जैसा है वैसा बोल दे, वैसा दिखा दे, ऐसा नार्सिसिस्ट फिर नार्सिसिस्ट नहीं कहलाएगा. तो विद पिंच ऑफ सॉल्ट आपको ये चीज़ समझ आती है, देर से समझ आती है, लेकिन ये बहुत पेनफुल सच होता है कि वो सच आपसे बोलने के केपेबल नहीं है. और हर चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ के बारे में, वो आपको झूठ बोलने की, डिसीव करने की, डिनायल में रखने की, आपके सामने पर्दा डाल के रखने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं. दे आर अटरली अनडिपेंडेबल, यानी कि जिन पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकते, डिपेंड नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए भी. एंड दे आर अटरली अनअकाउंटेबल, यानी कि कुछ भी रिलेशनशिप में उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं. आप ऐसा नहीं कह सकते कि तुमने ये काम, ये तुम्हारे हिस्से का था, तुमने अभी तक किया नहीं, हम सब वेट कर रहे हैं, या ये चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने की नहीं, इससे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं. आप उन्हें ऐसा कुछ नहीं पॉइंट आउट कर सकते, कुछ नहीं याद दिला सकते, क्योंकि वो रिमाइंडर उनके जो वो वॉल्केनो की तरह गुस्सा होता है ना, उसको ट्रिगर करेगा, या फिर किसी और नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक बिहेवियर को लीड करेगा. तो कोई
अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जैसे हम रिलेशनशिप में जब होते हैं, ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोनों की अकाउंटेबिलिटी ही होती है, दोनों एक दूसरे को आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेही होती है। हेल्दी रिलेशनशिप में भी हेल्दी तरीके वाली जवाबदेही एक दूसरे के लिए होती है, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं, टास्क ही होते हैं, घर में टास्क डिवाइडेड होते हैं कि ये काम इसने करना है, ये काम उसने करना है, तो हम पूछते हैं कि वो हुआ कि नहीं, या उसकी डेट क्या है, या कब होगा। तो ऐसी किसी भी चीज़ में वो डिपेंडेबल और अकाउंटेबल नहीं होते हैं। सारी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो आपकी ही होती है। आपके कुछ गलत होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ अच्छा हुआ और जो आपने किया है तो उसका श्रेय वो ले लेते हैं, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती। आप पे वो पूरी नज़र रखते हैं, सब जवाब पूछ सकते हैं, सब क्वेश्चंस के भी सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डिपेंडेबिलिटी नहीं है। अगर वो कहीं बाहर गए हैं, आपको बोलेंगे कि मैं कॉल करूँगा, तो आपको कॉल नहीं आएगा, टाइम पे कॉल नहीं आएगा, यू आर वंडरिंग, यू आर वरिड, यू आर एंग्शियस, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस नहीं है, डिपेंडेबिलिटी नहीं है कि जब बोला था तब आएंगे, तब पहुँचेंगे उस समय पे, तब कॉल करेंगे, तब प्रेजेंट होंगे, जो बोला था, जो प्रॉमिस किया था वो बिहेवियर करेंगे उस समय पे, वहाँ उनकी मौजूदगी हो। मन किया तो हो सकता है वो चीज़ हो जाए, मन किया तो बिल्कुल नहीं हो। इस रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अकाउंटेबिलिटी ही नहीं हो, जवाबदेही एक साइड से हो खाली, वो रिलेशनशिप कैसे चल सकती, कैसे उसकी बुनियाद ही कैसे जो है स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स अटरली कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव होते हैं। अब डिफरेंस हो सकता है इस कंट्रोल करने के तरीके में, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एस कि या वो ओवर्ट या ग्रैंडियोस वैरायटी नार्सिसिस्ट हैं या वो कवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन फिर भी चाहे जिस भी तरह के हों वो कंट्रोलिंग डेफिनेटली होंगे। सीधे से नहीं तो बिलो द बेल्ट तरीके से, छुपे हुए तरीके से, सटल तरीके से, लेकिन वो डेफिनेटली अपनी वाइफ के साथ पूरा कंट्रोल बनाकर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अटरली इमोशनली मैनिपुलेटिव। तो जहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन की बात होती है वहाँ इमोशनल इमेच्योरिटी भी आ जाती है। दीज पीपल आर अटरली इमोशनली इमेच्योर। आपको समझ नहीं आएगा कि आप एक सेकंड किसी एडल्ट से डील कर रहे हैं जो दूसरे सेकंड एक टॉडलर के जैसा, बच्चे के जैसा टैंट्रमी बिहेवियर करेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है वाइफ के लिए अंडरस्टैंड करना कि इस हस्बैंड से कैसे डील हो। एक तरफ से आपका ये इक्वल को पार्टनर है इन अ मेच्योर अडल्ट रिलेशनशिप जहाँ पे आप बच्चों से भी डील करेंगे साथ में, और दूसरी तरफ ये पार्टनर इतना इमेच्योर है कि आपको इससे ऑफन वैसे डील करना पड़ता है जैसे कि मे बी किसी बच्चे से डील करना पड़े। फ़र्क सिर्फ ये है कि बच्चे के ऊपर आपका फिर भी कंट्रोल होता है। एज अ पेरेंट आप समझा सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो पावर आपको नार्सिसिस्ट बिल्कुल नहीं देते। वो हक आपको नार्सिसिस्ट हस्बैंड से मिलता ही नहीं है। एज अ रिजल्ट आपको एगशेल्स पे वॉक करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने कंट्रोलिंग, इतने मैनिपुलेटिव होते हैं अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से और अपने मूड से। दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ एंड देयर लाइफ। सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। और जहाँ पे हम इमोशनल मैनिपुलेशन की बात करते हैं, झूठ भी उसमें आता है ऑब्वियसली, जहाँ जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो गैस लाइटिंग भी वहीं आती है। आपका सच क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, कितने वैलिड हैं, इमोशनल कंसर्न्स क्या हैं, उनको लेके या ज़िंदगी में किसी भी और चीज़ को लेके जो सिर्फ आपको आपकी लाइफ का हिस्सा है, मे बी विद सम अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, या मे बी वर्क से कुछ आपके कंसर्न्स है, आउट ऑफ द हाउस आपके कुछ कंसर्न्स है। तो आपके जो इमोशनल कंसर्न्स हैं, वैलिड इमोशंस हैं, उनकी सुनवाई नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ बहुत ही कम होती। मे बी इफ़ दे आर इन अ वेरी गुड मूड तो थोड़ी सी अटेंशन दे देंगे, लेकिन ओवरऑल दे आर कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी। आपको गैस लाइट करेंगे, आपके वैलिड इमोशंस, आपके वैलिड कंसर्न्स, आपकी वैलिड कंप्लेंट्स, आपके वैलिड ग्रीवेंसेस को वो ना सिर्फ अनसुना करेंगे, ना सिर्फ डिसमिस करेंगे, बल्कि आपको ये भी कोशिश करेंगे एहसास दिलाने की कि सब कुछ आपकी ही गलती है। स्पेशली अगर वो कंसर्न्स, वो ग्रीवेंसेस आपके जो हैं उनको लेके हों, तो ये तो वो टॉलरेट कर ही नहीं सकते हैं। तो सब कुछ भी, जो भी रिलेशनशिप में गलत होता है इमोशनली, जो भी इमोशनल टॉक्सिसिटी होती है, जो भी पेन होता है, वो सब आपकी ही गलती है, उसका ब्लेम आप पे ही मढ़ा जाता है। विच गेट्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, जो कंट्रोलिंग और इमोशनली इमेच्योर बिहेवियर में ही आता है, लेकिन फिर भी मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ, वो है उनके नार्सिसिस्टिक मूड स्विंग्स एंड रेजेस। तो आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ घर में रहती हैं और वो आपका हस्बैंड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको अब तक नार्सिसिस्टिक मूड स्विंग्स क्या होता है पता नहीं हो, या आपने उनका गुस्सा नहीं झेला हो। ये गुस्सा, नार्सिसिस्टिक रेज कभी भी इरप्ट हो सकता है वॉल्केनो की तरह से, और आपको ऑफ गार्ड कर सकता है। अच्छे से अच्छे मोमेंट पे, अच्छे से अच्छा घर में ओकेजन हो, या आप कहीं बाहर घूमने गए हो, वेकेशन पे गए हो, या कोई ऐसा
ऐसा माहौल हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहाँ और भी लोग हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपको पता भी नहीं आपने क्या बोल दिया या ऐसा क्या कह दिया या क्या चीज़ है जो उनको टच कर गई, तो वो नार्सिसिस्टिक जो रेज है वो इरप्ट कर सकता है और वो सब बाकी का सारा जो माहौल है, सारा मूड है, सबको एकदम से तहस नहस कर देगा। और एज अ वाइफ तो आपको ये चीज़ अब तक पता ही होगी, आपने कितनी बार ये मूड स्विंग्स झेले होंगे कि अच्छे से हैप्पी से स्माइलिंग से सडनली एंग्री, रेजफुल, टॉक्सिक, सरकास्टिक, डिमीनिंग, ह्यूमिलेटिंग ये इंसान कैसे बदल जाता है, ये परिवर्तन कैसे हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। शायद इससे जल्दी तो आप अपनी आंखें झपका सकते हैं। लव बॉम्बिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिहेवियर ट्रेट्स होता है जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स ऑफन डिस्प्ले करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ ऑफ कोर्स, बट स्पेशली वो डिस्प्ले करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप विद यू। अब जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये रिलेशनशिप जो आपकी हस्बैंड वाइफ की है ये इसकी स्टार्ट हुई हो बिकॉज ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज सिस्टम, आपको मिलवाया गया हो, या फिर ये लव मैरिज है, आपने खुद से एक दूसरे की आपने जान पहचान की हो, जो भी हुआ हो। लेकिन हो सकता है कि रेड फ्लैग्स मिले हो लेकिन आपको नहीं समझ आया वो इन द बिगिनिंग, डिस्पाइट मीटिंग देम, डिस्पाइट नोइंग देम कि ये इतना सेल्फिश इंसान है, ये इतना एरोगेंट इंसान निकलेगा, आपको नहीं पता चलता। तो उसका रीज़न ये होता है लव बॉम्बिंग, जो कि नार्सिसिस्ट का अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन होता है। तो लव बॉम्बिंग, क्योंकि वो आपको ऐसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, इतनी ओवर अटेंशन देंगे और जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं हो, जो मौके से ज़्यादा बढ़ के है या जितना अभी आपके क्लोज आई भी नहीं हो उससे भी ज़्यादा आपको अटेंशन देना शुरू कर देते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, जो शायद अभी इट्स गोइंग टू फास्ट इन द रिलेशनशिप, फिर भी वो चीज़ें ऐसे करते हैं। एंड आप अच्छे से ट्रीट करना, गिफ्ट्स देना, मीठी मीठी बातें करना, अटेंशन ऐसे देना जैसे उनसे ज़्यादा अटेंटिव इंसान, सेंसिटिव एयर रखने वाला इंसान, इमोशनली प्रेजेंट इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी ऑफन इन द बिगिनिंग, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट इंट्यूटिव और परसेप्टिव इनफ, आप मिसलीड हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बाद में नज़र आती हैं कि वो जो सारी चीज़ें थी अच्छी अच्छी जो लग रही थी वो लव बॉम्बिंग थी, सिर्फ टू गेन योर अटेंशन एंड टू टेम्प्ट यू इनटू दिस रिलेशनशिप। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट पूरी रिलेशनशिप में भी दिखाता रहता है। कभी सडनली मूड अच्छा हो जाएगा, या क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, या उन्हें कुछ अच्छा फेस दिखाना है, या उन्हें किसी और तरह से आपको कंट्रोल करना है, तो वो आपको अच्छा ट्रीट करेंगे, हो सकता है गिफ्ट्स देंगे, या हो सकता है अच्छी बातें करेंगे। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन उनको कितना ये सब करने की ज़रूरत है। अगर उनका आपके ऊपर कंट्रोल वैसे ही ज़्यादा चल रहा है, वैसे ही आपकी कुछ अपने आप में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, वैसे ही आप बहुत आसानी से काबू में है, तो उनको लव बॉम्बिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लव बॉम्बिंग नार्सिसिस्ट बाहर आउटसाइडर्स को भी करते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में भी करते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के साथ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स अगेन दे यूज़ लव बॉम्बिंग एज एंड व्हेन उसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको अच्छा ट्रीटमेंट, आपका ध्यान देना, जो दो पल की चीज़ें होती हैं, वापस वो अपने नेचुरल सेल्फ पे परिवर्तन फटाफट हो जाते हैं। इनसिक्योर, डिमीनिंग और ह्यूमिलिएटिंग, ये नार्सिसिस्टिक हस्बैंड का बिहेवियर ऑफन होता है अपनी वाइफ के साथ। चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हों एज अ पर्सन, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी अचीवमेंट्स में, या द वे यू लुक, या द वे यू आर। रिमेंबर, नार्सिसिस्टिक इनहेरेंटली एनवियस एंड जेलस एंड इनसिक्योर होते हैं। उनका खुद का सेंस ऑफ सेल्फ ज़ीरो होता है, तो वो आपको या तो आपके थ्रू अपने लिए वो प्रेस्टीज बोरो कर सकते हैं, या फिर वो आपको गिरा कर अपने आप को बड़ा महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली अपनी वाइफ के साथ भी नार्सिसिस्टिक हस्बैंड यूज़ करता है, इसलिए ऑफन, क्योंकि अब आप घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए हो और आप ऑलरेडी उनके कंट्रोल में हो, उन्हें कुछ आपको प्रूव नहीं करना, कुछ अलग से दिखाना नहीं है, उनका मास्क आपके सामने 1000 बार गिर चुका है, तो वो आपके सामने ऑब्वियसली बहुत आराम से वो वाला बिहेवियर करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट है, यानी कि आपको डिमीन करेंगे, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आप अपने बारे में बेहतर महसूस करें, ये उनके लिए थ्रेट है। क्योंकि जितना आप अपने बारे में कम महसूस करें, लो सेल्फ एस्टीम फील करें, उतना ही आसान है उनके लिए वो कंट्रोल रखना रिलेशनशिप में, अपने आप को यहाँ रखना और आपके ऊपर अपना दबाव बना कर रखना। तो वो आपको ह्यूमिलिएट करने की, डिमीन करने की कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया हो। अगर आपका कुछ अच्छा हुआ है, मे बी यू गॉट अ प्रमोशन, या किसी ने आपके बारे में कुछ अच्छा बोला है और आप वही शेयर कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस चीज़ पर भी नार्सिसिस्टिक हस्बैंड आपको सडनली कुछ क्रिटिसाइज़ कर दे या कुछ सरकास्टिक कमेंट दे
दे दें, ताकि आपकी वो जो खुशी है वो कम हो जाए, और आपको ऐसे बोलें कि ये तो तुम्हें खुश करने के लिए बोला होगा ऑब्वियसली, ताकि तुम्हें बुरा नहीं लगे, ताकि आपको रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं लगे। या प्रमोशन है तो तुम पे फेवर कर दिया होगा ऑब्वियसली कि कब तक रोकेंगे, कभी तो देनी ही पड़ेगी, तो चलो दे के ख़त्म करो। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और डिपेंडिंग ऑन वो कितने कंफर्टेबल हैं अपने आसपास के लोगों में, फैमिली मेम्बर्स से, आपकी ये ह्यूमिलेशन, ये डिमीनिंग उनके सामने भी हो सकती है, किसी पब्लिक ग्रुप में भी हो सकती है, पब्लिकली भी हो सकती है, अकेले में भी हो सकती है, बंद दरवाजे के पीछे तो बहुत ही होती होगी ह्यूमिलेशन एंड ये डिमीनिंग बिहेवियर। तो आपको बहुत बार जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने अस्तित्व पे ये जो वार हैं वो बार बार सहने पड़ते होंगे, जस्ट बिकॉज नार्सिसिस्ट का खुद का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टूटा हुआ है। उसको मेकअप करने के लिए वो अपनी वाइफ के साथ ये बिहेवियर बहुत ऑफन करते ही करते हैं। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स आर ऑलवेज, जैसे मैंने बोला, वेरी जेलस। वो बहुत सस्पिशियस भी होते हैं हमेशा, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी आपको जानकारी पूरी मिली होगी। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा, सब उन्हें जानना है। आपकी फ़ोन की कॉन्वर्सेशन किसके साथ है, क्या टेक्स्ट भेजा, किसी और ने आपको क्या टेक्स्ट भेजा, व्हाट्सएप पे क्या मैसेजेस आए, उनको सब जानना है, सब देखना है। सारे पासवर्ड आपके पता होने चाहिए, सारी बैंक डिटेल्स, ये डिटेल्स, वो डिटेल्स, ताकि वो नज़र रख सकें, या उनको ऐसा ना लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, या आप जिसमें इन्वॉल्व है उन्हें उसकी खबर नहीं है। और वो इतने सस्पिशियस हैं कि जो हरकतें वो कर रहे हैं, हो सकता है बिहाइंड योर बैक, उसका ब्लेम आप पे डाल दें कि आप ये कर रहे हैं, या आप उन्हें नहीं बता, मे बी यू आर हैविंग एन अफेयर विद समवन, या आपने कुछ फाइनेंसेस अलग करके रखे हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं बताया। तो वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, कीपिंग लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स। तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। आप एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ 2 महीने रहे हो, या 2 साल रहे हो, या 20 साल रहे हो, या 30 साल रह चुके हों, लेकिन गारंटी से बता सकती हूँ कि आपको उनकी सारी सीक्रेट्स नहीं पता होंगी। सीक्रेट्स भी नहीं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उनको सीक्रेट बना के वो रखते हैं, तो वो आपको, जो आपका हक है जानने का, वो नहीं पता होंगी। ये बहुत सारी कुछ भी हो सकती हैं। इट कुड बी सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, सीक्रेट फाइनेंशियल डिटेल्स, जो आपको पता ही नहीं है आपके फाइनेंसेस का क्या हाल है, कहीं अकाउंट्स खोले हुए हैं, या कहीं पैसे दिए हुए हैं, लिए हुए हैं, डेट में है, आपको पता ही नहीं होगा। And of course this can also mean affairs, because narcissist, ये सारी जो behind the back हरकतें होती हैं जो socially acceptable नहीं होगी, अच्छी नहीं मानी जाएंगी, ये करने में बहुत माहिर होते हैं। they can be having affairs, infidelity आराम से कर सकते हैं, या उनके और किसी के साथ ताने बाने हो जो आपको पता ही नहीं हो। तो छोटी से छोटी चीज़ से लेके किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन हुई जो आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो रेलिवेंट है आपके लिए, वो कॉन्वर्सेशन आपको पता ही नहीं होगी कि इस इंसान के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो है उसके ऊपर वो आराम से सीक्रेट्स रख सकते हैं, और रखते हैं। जैसे मैंने अपने नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के वर्ड नार्सिसिस्टिक के वीडियो में भी बताया था कि कोई भी सीक्रेट हो सकती है उनकी, हो सकता है दे वॉच अ लॉट ऑफ पोर्नोग्राफी। अगेन आपको ये नहीं पता होगा कि वो ऐसा करते हैं, तो हो सकता है दे हैव अनदर सीक्रेट एडिक्शन। तो कहने का मतलब ये कि देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ सीक्रेट्स। जितना आपको पानी के ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा पानी के नीचे है जो आपको पता ही नहीं होता। हाइपर सस्पिशियस, दे वांट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ योर लाइफ विदाउट शेयरिंग एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स। अपने बारे में वो ना शेयर करना चाहते हैं, और ना ही वो आपको वो हक देते हैं कि आप उनसे पूछ सकें, आप डिमांड कर सकें, जैसे वो डिमांड करते हैं आपसे कि वो आपको वो सारी चीज़ें बताएं, सारी डिटेल्स बताएं जो जानना आपका हक है। इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकलता है, वो है फिनेंसेस। स्पेसिफिकली नार्सिसिस्ट जितने बुरे रिलेशनशिप्स के साथ होते हैं और इमेच्योर होते हैं, उतने ही बुरे वो फिनेंसेस के साथ होते हैं। सो रियली बैड इन डीलिंग विद फिनेंसेस। आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने आपके पैसे, हो सकता है आप नहीं कमा रहे हो, सिर्फ वही कमा रहे हो, या आप दोनों कमा रहे हो, या आप ज़्यादा कमा रहे हो। कोई भी सिचुएशन में आपको नहीं पता होगा कि वो पैसे का क्या क्या कर रहे हैं, जो आपका इकट्ठा पैसा, जिस पे आपको इकट्ठे नॉलेज होनी चाहिए, जिस पे आपके इकट्ठे डिसीजंस होने चाहिए। पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ स्क्वांडर किया हुआ है, किसको दिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, क्या डेट है, क्या अकाउंट्स खोले हुए हैं, कहाँ पे कितना रखा हुआ है। वो बता रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। क्या दिखा रहे हैं और क्या ट्रूथ है आपको नहीं पता होगा। दे आर रियली बैड विद फिनेंसेस। जॉब्स का भी जैसे मैंने कहा था, टिपिकल जो हाई इंटेंसिटी नार्सिसिस्ट होता है उसको बहुत मुश्किल होती है
एक जॉब को होल्ड ऑन करने की, स्पेशली वो जॉब जिसमें उन्हें एक्चुअली अपना स्किल सेट अच्छे से डिस्प्ले करना पड़ता है, चीज़ों में डीपली जाके काम करना पड़ता है, क्योंकि जॉब भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जिसमें इंटेग्रिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती। इसलिए जो है आपको ऑफन फिनेंसेस का पता ही नहीं होगा कि वो फिनेंसेस के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। और अगेन जैसे कि बाकी सारी चीज़ें, फिनेंसेस से आपसे सारी डिटेल्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पूरे ट्रांसपेरेंट हो, क्या खर्च कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कौन से अकाउंट में कितना पैसा डाला, क्या नहीं है, वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। उनके सामने सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन वो क्या क्या करते हैं अकाउंट्स के साथ, अपने आपके फाइनेंसेस के साथ, जो आपका जानने का हक है, या वो कितना कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ जो आपको बता भी नहीं रहे हैं, किसको दिया क्या किया, वो आपको जानने का हक नहीं है। और ऑफन दिस कैन कम एज अ शॉक टू मेनी पार्टनर्स ऑफ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स। सीक्रेटिव ही नहीं होते, एज आई सेड बैड विद फाइनेंसेस, वो फाइनेंसेस के साथ बहुत बुरे होते हैं, उनको एक्चुअल ठोस स्टेबल विजडम नहीं होती फाइनेंसेस के बारे में। जस्ट पैसे से प्यार होता है, बिकॉज दैट्स अनदर मीन्स ऑफ पावर फॉर देम, कि जिसके थ्रू वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना होता है पैसे को विजडम से अच्छे से, वो उनको नहीं आता होता है। तो दे आर रियली पैथेटिक विद फाइनेंसेस, अनलेस एंड अनटिल किसी रीज़न की वजह से उनके ऊपर खुदा की बहुत बरकत है, बहुत पैसा आ रहा है। ऑफन जो है नार्सिसिस्ट अपने फाइनेंसेस को ओवर यूज़ कर देते हैं, या दे रन इनटू डेट्स, या वो अपने अकाउंट्स खाली कर देते हैं, या अपने फाइनेंसेस को इतना अब्यूज़ करते हैं, इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि फाइनेंशियल अपने आप को किसी ना किसी पॉइंट पे दे फाइंड देमसेल्व्स इन बैड शेप, आपको रूइन कर सकते हैं। तो ये वाली सारी काबिलियत उनमें अच्छे से होती है, लेकिन दुख भरी बात यह है कि फिर भी वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, कि फाइनेंसेस का कंट्रोल जो है, सारी नॉलेज जो है, सारे डिसीजन मेकिंग जो है उनके ही हाथ में होनी चाहिए, चाहे उनको समझ रत्ती भर की भी नहीं हो एक्चुअली फाइनेंसेस के बारे में। irresponsible generally and irresponsible and unequal co-parents। तो नार्सिसिस्ट, जैसे मैंने अनअकाउंटेबिलिटी वाले पॉइंट में बोला था, वो अनअकाउंटेबल होते हैं, डिपेंडेबल नहीं होते। ऑब्वियसली इफ़ यू आर रेजिंग, इफ़ यू हैव अ लाइफ विद देम, आप फैमिली भी रेज करेंगे, इफ़ यू विल हैव किड्स विद देम, तो आप रियलाइज़ कर चुके होंगे अगर आपके बच्चे हैं साथ में, कि वो कितने अनइक्वल पेरेंट है। एक पॉइंट पे जाके आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप, कि ये ऑफन जो बाहर है पेरेंटिंग का, जो पेरेंटिंग में अच्छी सीख भी देनी होती है, अच्छी बातें सिखानी होती है, बच्चों का इमोशनल एंकर बनना होता है, उनके लिए इमोशनली प्रेजेंट होना होता है, तो वो रोल जो है उसका ज़्यादातर भार आपके ऊपर ही है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड वो रोल निभा रहा है अपने मूड के हिसाब से। जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसको अच्छा बनना है, जैसे कम्युनल नार्सिसिस्ट का भी रोल होता है कि कम्युनिटी में अच्छा दिखना है, एज अ केयरिंग पेरेंट, एज अ डोटिंग फादर। तो वहाँ पे वो चीज़ वो दिखा रहा है, लेकिन दरवाजे के पीछे वो कैसा पेरेंट है, कितना बच्चों के लिए प्रेजेंट है, कितना उनमें एक्चुअली इंटरेस्ट ले रहा है, उनके काम में, उनके इमोशंस में, उनके दुख में, उनकी पढ़ाई में, उनकी नीड्स में। बाहर दिखाने के लिए सब दिखता होगा कि जैसे बहुत कंसर्न पेरेंट है, इससे ज़्यादा कंसर्न पेरेंट कोई नहीं, लेकिन दरवाजे के पीछे असलियत क्या है ये आपको एज अ वाइफ पता होगी, कि किस तरह से वो बच्चों से डील करता है, कितनी पेशेंस है, कितनी प्रेजेंस है, पढ़ाई करवाना है या होमवर्क करवाना है, या किसी चीज़ में डेप्थ में जाना है उनके साथ, या उनके जो सवाल जवाब है, क्वेश्चन जिनके लिए पेशेंस चाहिए होती है, उसी के लिए प्रेजेंस हो, तो वो क्या उनकी प्रेजेंस है, कितना उनका हार्ड वर्क है, सब कुछ उनके मूड्स के हिसाब से है। वो कुछ एक्चुअल जिसमें हार्ड वर्क लगना हो, मेहनत लगनी हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ से वो भाग जाते हैं, पतली गली ले लेते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट फॉर किड्स इमोशनली। अच्छे ओकेजन्स में, या जहाँ अच्छा उन्हें दिखना है, या पब्लिक के लिए थोड़ी देर दिखना है, या सुपरफिशियली बाहर से थोड़ा सा दिखाना है, वहाँ पे वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट बहुत अनइक्वल बर्डन आप उठाते हैं एज अ वाइफ, क्योंकि दिस पेरेंट, दिस नार्सिसिस्टिक हस्बैंड इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम एक्शन, जहाँ एक्चुअल एक्शन की, एक्चुअल प्रेजेंस की, एक्चुअल हार्डवर्क की, एक्चुअल कमिटमेंट, एक्चुअल डेडिकेशन, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इतने इनसिक्योर हैं, इतना खाली अंदर से। उनका बच्चों को भी जब आगे चल के होगा, वो कोशिश करेंगे कि यूज़ कर सकें, कि आप ही को जो है आइसोलेट करने के लिए। हो सकता है बच्चों के सामने वो आपको शेम करें, तो बच्चों को भी वो पॉन की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक दिल से एक ट्रू अफेक्शन होना चाहिए फादर का, वो आप देखेंगे आपके नार्सिसिस्टिक हस्बैंड में डेफिनेटली मिसिंग होगा। तो ऑफन आप रियलाइज़ करेंगे कि यू आर अलोन एंड अनसपोर्टेड एज अ पेरेंट। जब कुछ बच्चों का अच्छा होगा और उससे नार्सिसिस्ट की शान भर सकती है सोसाइटी में, या उसको कुछ प्रेस्टीज की
फीलिंग आ सकती है जब तक और उस पर फोकस और अटेंशन आ सकती है, वहाँ पे नार्सिसिस्ट फटाफट सामने अटेंशन लेने आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो पेन होती है, जो लेबर होता है, जो ट्रबल होता है, वो नार्सिसिस्ट नहीं लेगा। ले भी रहा है तो उसका एम यही है कि वो लोगों को बता सके, दिखा सके, देखो मैंने कितना पेन दिया, देखो मैंने कितनी लेबर की, बच्चे को कितना अटेंशन दिया। वो सब दिखाने के लिए ही होता है कि वो उसका यूज़ करके दिखा सके, बता सके। जब ऐसा नहीं कर सकता तो उसको कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों से। उनके वर्ड का कोई मायने नहीं होता, कोई प्रॉमिस ऐसे नहीं जिन्होंने प्रॉमिस बोल के किया और जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि दे विल कीप देयर प्रॉमिस। सब मन मर्जी मुताबिक है, सब फ़ायदे के अनुसार है, मूड के हिसाब से है। तो वो बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपको गैसिंग रखते हैं, आपकी उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट ओकेजन है या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है साथ में, उसके लिए वो प्रेजेंट होंगे कि नहीं, या उनका रवैया क्या होगा, या वो वाइजली बिहेव करेंगे कि नहीं, ये आप गैस ही नहीं कर सकते कि आज उनका मूड ऐसे हो जाएगा या आज ठीक रहेंगे या वैसे हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को प्रिडिक्टेबल लेके एक ठहराव भरी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। दे विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज़, भागते हुए रखेंगे, या तो उनके पीछे भागते हुए या चैन के पीछे भागते हुए या सब कुछ इकट्ठा करके समेटने के लिए भागते हुए। चैन की ज़िंदगी आपको नहीं जीने देंगे। सेक्सुअल इनकंसिस्टेंसी एंड सेक्सुअल कंट्रोल, तो जैसे मनी जो है वो नार्सिसिस्ट के लिए कंट्रोल का तरीका है, सेक्सुअली भी वो ऐसे ही जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश करके रखते हैं। इवन इन सेक्सुअल रिलेशंस विद यू वो यही चाहेंगे कि जैसे उनको पसंद है, जो उनको पसंद है, जिस तरह से उनको पसंद है, आप सिर्फ एक पपेट की तरह हो एंड यू कीप डूइंग व्हाट दे वांट। सिमिलरली दे ऑल्सो यूज सेक्स एज अ वे ऑफ पनिशमेंट। अगर उनको लगे कि आपने वैसे बिहेव नहीं किया है इमोशनली या किसी भी तरह से वैसे बिहेव नहीं किया है जैसे वो चाहते थे, या उनको अटेंशन नहीं दी है, या उनकी डिमांड्स जो बाकी लाइफ में है पूरी नहीं की है, या ऐसा कुछ किया है जो उन्हें पसंद नहीं आया, जो उनकी मन मर्जी के हिसाब से नहीं हो, दे कैन ऑल्सो यूज सेक्स एज अ वे टू पनिश यू, ईदर बाय बिहेविंग इन अ वे जो आप नहीं चाहते वो बिहेव करें, या फिर टोटली डिनाइंग इट कि वो आपके साथ आएंगे ही नहीं। दे विल डिनाई योर नीड। वो इस एस्पेक्ट को भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। एक्चुअली दे आर कंप्लीटली अगेन इनसेंसिटिव, थॉटलेस, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, पनिशिंग, रिवेंजफुल। ये उनके लिए एक इमोशनल डेप्थ शेयर करने का, एक लव फिल्ड इंटीमेसी शेयर करने का तरीका नहीं होता, सिर्फ एक कंट्रोल का ही तरीका होता है, जस्ट लाइक अ वेपन, जैसे वो और चीज़ों को वेपनाइज करते हैं। क्रिटिसाइजिंग एंड डिसरिस्पेक्टिव, ये कुछ पहले वाले ट्रेट्स से ही मिलता जुलता है। आपको पूरी रिस्पेक्ट ये रिलेशनशिप में कभी नहीं फील होगी एज अ वाइफ, जिस रिस्पेक्ट के, जिस म्यूचुअल ट्रस्ट के आप हकदार हैं, आपको कभी वो फील नहीं होने दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो लव बॉम्बिंग कर रहे हैं या उनका कुछ पर्पस है, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आपको बहुत ऑफन और बहुत आसानी से डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, पब्लिकली भी, घर में भी, किसी और के सामने भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको आदत हो जाएगी ह्यूमिलेशन और डिसरिस्पेक्ट सहने की, क्रिटिसिज्म सहने की, क्योंकि वो अटरली जो है जेलस होते हैं, अपनी खुद की कुछ उपलब्धियां नहीं होती हैं, जबकि वो अपने आप को दिखाते ऐसे हैं कि वो सुपीरियर हैं और बाकी सब उनसे जेलस है, लेकिन असलियत ये है कि वो हर एक से जेलस होते हैं। हर एक की अच्छी चीज़, चाहे वो अंदर की हो या कुछ बाहर की उपलब्धि, उससे वो जेलस होते हैं। जो उनको लगता है उनके पास नहीं है, हो सकता है वो आपके पास हो तो आपसे जेलस होंगे, बच्चे हैं तो बच्चों से जेलस होंगे, किसी और रिश्तेदार हैं तो उनसे जेलस होंगे, ऑफिस में कोई है तो उनसे जेलस होंगे। तो वो सबके क्रिटिसिज्म अच्छे से इंगेज करेंगे, आपके सामने क्रिटिसिज्म करेंगे और आपको भी अच्छे से क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो क्रिटिसिज्म सहना और डिसरिस्पेक्ट सहना आपकी एक तरह से एक आदत सी बन जाएगी। याद रखिए, यही चीज़ें आप नहीं उन्हें बोल सकते। अगर आपका वैलिड रीज़न भी है, जेन्युइन प्यार से रीज़न आ रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं, या कोई प्रेस्टीज की वजह से नहीं, जेन्युइनली अभी आ रहा है हेल्थ कंसर्न के लिए कि नहीं अपने वेट का प्लीज़ ध्यान रखो, या डोंट ड्रिंक सो मच, या ऐसे मत करो, तो वो उस चीज़ को भी आपको हक नहीं देते कि आप उनसे कुछ भी जो जेन्युइन एडवाइस भी हो, जेन्युइन सजेशन भी हो, वो भी उनसे कर सकें। और ये नार्सिसिस्ट स्किल बहुत मैटर करता है कि वो आपके साथ चाहे जैसे भी बिहेव करें पब्लिक में भी, लेकिन आप उनके साथ लाइक अ नाइस वंडरफुल वाइफ, केयरिंग वाइफ ही बिहेव करें, उनके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलें जिससे उनकी इमेज बढ़े, लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचें, लाइक ही इज़ अ वंडरफुल हस्बैंड, लोगों को लगे कि आपको कितना अच्छा हस्बैंड मिला।
और इसी से दूसरा पॉइंट भी आता है कि नो रिस्पेक्ट फॉर योर बाउंड्रीज, और साथ में इमोशनल ब्लैकमेल। तो आपकी बाउंड्रीज की जो है ऑब्वियसली कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उनकी अपनी स्पेस, उनकी स्पेस है, उनसे क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं, कहाँ आ सकते हैं कहाँ नहीं, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, उनकी कब क्या ज़रूरत है और कब वो आपकी प्रेजेंस नहीं चाहते हैं, ये पूरा डिसीजन रखने का, डिसाइड करने का और सबको बताने का, डिमांड करने का उनका पूरा हक है। लेकिन आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, आपकी स्पेस, अगर आप अलग भी बैठना चाहते हैं या आप कुछ कर रहे हैं अलग से, आपको अपनी स्पेस चाहिए, या खुद अपना कुछ काम कर रहे हैं या इंडल्ज कर रहे हैं किसी चीज़ में जो आपको अच्छी लगती है, तो वो उससे जेलस होंगे या वो अपना हक मानते हैं कि वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आपकी जैसे भी बाउंड्रीज आपके लिए मायने रखती हैं, उन बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करना। आप टीवी शो कुछ देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत आपने बहुत ज़्यादा देख लिया, और तो वो रिमोट खींच सकते हैं या आपके पास आके बैठ गए, आप या आपको पीसफुल सी अपनी जगह चाहिए, तो वो आप, उनको नहीं लगता आपको ऐसा मिलना चाहिए, तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। फ़ोन पे किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और उनको अटेंशन चाहिए, तो बोल सकते हैं कि नहीं फ़ोन रखो अभी बहुत लंबी बात होगी, तो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन बी डिस्ट्रप्टिव। और इमोशनल ब्लैकमेल भी वो इसी से करते हैं। अगेन दैट्स पार्ट ऑफ द इमोशनल इमेच्योरिटी, इमोशनल मैनिपुलेशन। ब्लैकमेल करके रखना, आप में गिल्ट इंड्यूस करके रखना जो है बहुत बड़ा तरीका होता है उनका। अगेन आपके ऊपर कंट्रोल बना के रखना, एंड पूरी तरह से गिल्ट ट्रिप करते हैं, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक। गैस लाइटिंग मैंने ऑलरेडी मेंशन की थी। इमोशनली ब्लैकमेल करना, कोई भी आपकी चीज़ है जो उन्हें मालूम है, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी क्योंकि आप वाइफ हैं, कहाँ पे वल्नरेबल हैं, कहाँ आपके ट्रिगर्स हैं, क्या आपके सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, क्या आपके पेन्स हैं, सारी चीज़ें पता होंगी। एंड वो कहीं नहीं रुकेंगे उन चीज़ों को यूज़ करने से, अगर उनको यूज़ करने में फ़ायदा है, आपके ही पॉइंट्स आपके लिए यूज़ करने की। यू आर अनलवेबल, ऑब्वियसली तुम्हें कौन प्यार करेगा, ये ऑब्वियसली तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ था ना, इसलिए ये चीज़ है। तो वो चीज़ें जो आपने उन्हें फॉर वल्नरेबल होके बताई थी, जो आपकी अंदर की बातें हैं या आपके सबसे कोर इमोशंस हैं, इंटीमेट इमोशंस हैं, उनको भी वो आराम से यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे भी उनका मतलब होगा, अपने फ़ायदे के लिए और आपको कम दिखाने के लिए, आपको गिल्ट करने के लिए, ताकि आपको हमेशा ऐसे रहे कि आपको उनका ध्यान रखना है, या आपने कुछ अगर अपने हिसाब से कर दिया तो आपने उनके साथ गलत किया। तो जैसे भी होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करके रखना उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स आर वेरी सेंटर्ड ऑन इमेज, इमेज इमेज इमेज। दिखता क्या है, शायद सच जो भी हो, लेकिन दिखना ऐसे चाहिए, और इस इमेज में लुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ही उनकी खुद की पर्सनालिटी, खुद की लुक्स, शायद उतनी ही या उससे भी ज़्यादा आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। क्योंकि रिमेंबर, हर चीज़ जो है नार्सिसिस्ट के लिए उसकी खुद की प्रेस्टीज में ऐड करनी चाहिए, उसकी खुद की इंपॉर्टेंस में, उसकी खुद की इमेज बढ़ाने में हेल्प करनी चाहिए। तो आप कैसे दूर रह सकते हैं? आप भी तो उसके लिए पॉन ही हैं, यूज़ की चीज़ें हैं। तो आप कैसे दिखते हैं? तो बेटर लुकिंग अ वाइफ, द मोर हैप्पियर द नार्सिसिस्ट इज़। ऑब्वियसली जितने आप अच्छे दिखते हैं, जितनी आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कितने स्लिम है, ये नार्सिसिस्ट हस्बैंड के लिए बहुत मैटर करेगा। और वो अगर आप ऐसे नहीं दिखते, या आपकी शादी के बाद लुक्स चेंज हो रही है, आफ्टर प्रेगनेंसी लुक्स चेंज हो रही है, वेट गेन हो गया, जो सबका होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, सबकी लुक्स हमेशा सेम नहीं रहती है, तो नार्सिसिस्ट उसको एक पर्सनल ऑफेंस की तरह लेगा। ही विल बी ट्रिगर्ड बाय यू कि आप ऐसे क्यों नहीं दिख रहे, आपने कपड़े ऐसे क्यों नहीं पहने। वो आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बाल कैसे रखने चाहिए, किस स्टाइल में दिखना चाहिए, दूसरों को आप कैसे दिखने चाहिए, उसको बहुत मायने रखेगा। क्योंकि ये सुपरफिशियल इंसान है ना, बिल्कुल उससे ज़्यादा डेप्थ की चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रख रही। आप एज अ पर्सन कैसे हैं, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ग्रूमिंग का इंसान हर इंसान रखता है, लेकिन नार्सिसिस्ट इतना फिक्सेटेड होता है कि अगर आप वैसे नहीं दिखें अगर, तो उसको लगता है उसकी इमेज ख़राब हो रही है। आप परफेक्ट दिखने चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, या आपकी पर्सनल लाइक्स क्या है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, पर्सनल ड्रेस में कंफर्ट लेवल क्या है, क्या नहीं है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट आर द फिजिकल थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू, जिसकी वजह से आपकी लुक्स चेंज होती हैं, बॉडी शेप चेंज होती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑफन सुना है, विमेन ने रिकाउंट भी की है स्टोरीज़ की, आफ्टर प्रेगनेंसी उनको पहली चीज़ इंस्टेड ऑफ अफेक्शन, आफ्टर बेबी बीइंग बोर्न, अफेक्शन और बच्चे में इंटरेस्ट लेने की बजाय उनको जो गिफ्ट्स नए नए मिले हैं वो है जिम सर्टिफिकेट, जिम मेम्बरशिप, या बुक ऑन हाउ टू लूज़ वेट, या कपल ऑफ स्नीकर्स, ताकि वो बोल रहे हो कि जाइए रन करिए। सो ये चीज़ें बहुत ही थॉटलेस, बहुत हर्टिंग, बहुत इंसेंसिटिव होती है कि कोई आपकी लुक्स के ऊपर इतना फिक्सेटेड है। ये सबको अच्छा लगता है ऑब्वियसली कि लुक्स के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करे आपका हस्बैंड, लेकिन जब वही चीज़ इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है तो वो बहुत ही हर्टफुल एंड पेनफुल ट्रूथ बन जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक्चुअली
इतने ब्लेस्ड हैं कि बहुत गुड लुकिंग हैं, आपका हमेशा वेट सेम रह रहा है, आप हमेशा अच्छे ही दिखते हैं, यू जेनेटिकली ब्लेस्ड, तो आपको बहुत वाहवाही मिलेगी, या नार्सिसिस्ट बहुत खुश रहेगा नहीं, क्योंकि रिमेंबर उसको अपना सेल्फ इस्टीम इतना लो है, उसको अपने आप को ऊपर करने के लिए आपको नीचे गिराना ही गिराना है, तो उसके वो सारे बिहेवियर ट्रेट्स आएंगे ही आएंगे बाहर। तो वो आप कैसे भी दिखते हो, आपको डिमीन करने का, क्रिटिसाइज करने का तरीका, रीज़न निकाल ही लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देगा, आप अपने सेल्फ इस्टीम पे डाउट करें। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जो है पूरी अपने आप को इंटाइटल्ड समझता है, अपना हक मानता है कि आपके बारे में जहाँ भी जो भी शेयर करना हो, जो आपकी म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, आपकी प्राइवेट अफेयर्स हैं, आपकी पर्सनल बातें हैं, कुछ भी बहुत तरह की बातें होती हैं, आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, वो कहीं भी जाके शेयर कर दे, किसी को फ़ोन पे शेयर कर दे, किसी और रिलेटिव को, या कहीं और शेयर कर दे आपकी पीठ के पीछे, या आपको बताते हुए भी शेयर कर दें कुछ आपका झगड़ा हुआ आपस में या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो इतने इनसिक्योर हैं, वो बाकी जगह शेयर कर देंगे ऐसे दिखाने के लिए फटाफट कि हम विक्टिम है, देखो देखो ये क्या कर रही है, देखो देखो ये ऐसे बिहेव कर रही है, देखो देखो इसको कोई समझाओ। तो वो आपकी जो बातें, और इसलिए भी क्योंकि वो इनसिक्योर हैं, ताकि आप कहीं गुट ना बना ले, आप कहीं से ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना शुरू नहीं हो जाए उनकी अगेंस्ट, जो बाद में उन्हें अकेला कर दे, आपके साथ लोग खड़े नहीं हो जाएं। तो वो इसलिए आपके अगेंस्ट चीज़ें जब उनका मन करेगा, जैसे मन करेगा, जितनी डिग्री तक मन करेगा, सच्ची झूठी सब मिला के वो शेयर करते रहेंगे। और कई चीज़ें आपके बीच का टॉपिक है, अच्छी बुरी आपके बीच में है, लेकिन वो भी चीज़ें शेयर कर देंगे, और आपको सरप्राइज़ होगा या शॉक होगा, एंड यू विल फील हर्ट कि उन्होंने ये चीज़ किसी और को क्यों बता दी, क्या बताने की ज़रूरत थी, ये तो आप सॉल्व कर रहे थे ना आपके बीच की बात की। और यही चीज़ आप अगर कर दें तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसा बिहेवियर होता है, क्या ट्रिगर हो सकता है उससे। तो दिस इज़ अ वेरी अनइक्वल रिलेशनशिप इन एवरी वे। एंड विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अनइक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बच्चों की बात की थी कि अनइक्वल को पेरेंटिंग, ऑलमोस्ट पेरेंटिंग का असली पेरेंटिंग जो होती है, सिर्फ मज़े लेने वाली नहीं, जहाँ पे सब आपकी बातें सुन रहे हैं, जहाँ आपको वाहवाही मिल रही है, जहाँ पब्लिक फेस दिखा रहे हैं एज अ गुड पेरेंट। असली पेरेंटिंग जो बहुत कमिटमेंट, डेडिकेशन का हार्ड वर्क है, जिसमें आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट नहीं करता। ऐसे ही लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे फाइनेंसेस से लेके बाकी चीज़ें, घर में काम हो रहा है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, या कुछ बैंक किंग की बातें करनी है, या किसी और से बातें करनी, स्पेशली कुछ अनप्लेजेंट टास्क, या जिसमें बहुत लेबर लगे या टाइम लगे, या बहुत बहुत बार बार जो इनकन्वीनियंट चीज़ें होती हैं ना, जिसे किसी को करने में मज़ा नहीं आता, वो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारे आपके हिस्से में ही आएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप में बिल्कुल ही स्किल नहीं है, या आप पढ़ी लिखी ही नहीं है, या ऐसा कुछ है कि आप कर ही नहीं सकते, जिस केस में नार्सिसिस्ट को वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, नार्सिसिस्ट हस्बैंड को करनी पड़ेगी। लेकिन वो करने के लिए भी आपको इतना सुनाया जाएगा कि जैसे आप गुड फॉर नथिंग है, कुछ आता जाता नहीं है, बेकार हैं, सारा प्रेशर उन पे, और उस वो करने से उनकी जो सेंस ऑफ एरोगेंस है, इंटाइटलमेंट है, सुपीरियोरिटी है आपके ऊपर, वो और बढ़ेगी ही, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा मिसट्रीटमेंट में ही बदलेगा, अगर वो कुछ काम करते भी हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये फेयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर करते हैं। मज़े की चीज़ें, आराम की चीज़ें, इंटाइटलमेंट की चीज़ें उन्हें बहुत आराम से सारी चाहिए, डिमांड से चाहिए, लेकिन जहाँ काम होता है किसी भी तरह का, स्पेशली इनकन्वीनियंस, उससे जितना दूर रह सकते हैं जब तक पॉसिबल है वो रहेंगे। डबल स्टैंडर्ड्स, ये तो हर नार्सिसिस्ट के होते ही हैं, तो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के कैसे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं, आप ये डबल स्टैंडर्ड्स देख पा रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। वो बाहर कम्युनिटी में, नेबरहुड में, नेबर्स के बीच में, पब्लिकली या लार्जर सोसाइटी में, या इवन रिलेटिव्स के सामने जो उन्हें अच्छे से नहीं जानते हैं, जो पिक्चर पेंट करेंगे, जो अटेंशन दिखाएंगे, जो गुड होस्ट प्ले करेंगे, जो लोगों को लव बॉम्बिंग करेंगे, जो बड़े एथिक्स की बात करेंगे, मॉरल्स की बात करेंगे, बड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी शो करेंगे, बड़ी विजडम शो करेंगे, आपको मालूम होता है कि असली जो दरवाजे के पीछे रियलिटी क्या है, ना उनमें ये एथिक्स है, ना उनमें ये मॉरल है, ना उनमें ये इंटेग्रिटी है, जिनकी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं उनमें कुछ नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट का एक सच होता है कि वो कुछ भी बिलो द बेल्ट बिहेवियर कर सकते हैं, इमोरल अनएथिकल बिहेवियर सारे करते हैं, आँख बिना झपके करते हैं, एज लॉन्ग एज वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो बातें बोलने की, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की कुछ और, ये जो फ्रेज़ है ये बिल्कुल फिट बैठता है नार्सिसिस्टिक के हस्बैंड के ऊपर और हर तरह के नार्सिसिस्ट के ऊपर। हो सकता है आपके ये बिहेवियर जो आपके साथ असली में करते हैं उसका उल्टा दिखाएं लोगों के सामने दिखाएं आपकी कितनी केयर करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, पीछे पूछते भी नहीं लेकिन सामने ध्यान रख रहे हैं कि आपका खाना प्लेट में पहले डाल रहे हैं, कि ये डाल दूँ वो डाल दूँ, ये आपका ध्यान। तो हो सकता है वो इस तरह की चीज़ें करते हों सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि
कि व्हाट अ वंडरफुल लिबरेटेड मॉडर्न हस्बैंड ही इज़। और डेफिनेटली वो अगर आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं, ह्यूमिलेट भी करते हैं, आपसे यही एक्सपेक्ट होगा। आप ये मत कर दीजिएगा कि आप उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। आपने कुछ हल्का सा मजाक में भी क्रिटिसिज्म कर दिया अपने अपने लोगों के बीच में, अपने जान पहचान वालों के बीच में भी, ये उनको बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा दांत पीस के बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपको दिखता है कि वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पब्लिक इमेज बना रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं कि मेरे इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, तिनके के बराबर भी नहीं है। और ये डबल स्टैंडर्ड्स ये भी होते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट दूसरों से एक्सपेक्ट करती हैं, जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जिस लेवल ऑफ अटेंशन, जिस लेवल का बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसका इतना सा हिस्सा भी उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है वापस देने की। जो स्टैंडर्ड्स वो दूसरों से के लिए रखते हैं कि आप वो लेवल उनसे नहीं रख सकते, तो खुद के बिहेवियर के लिए उनका क्राइटेरिया इतना सा होता है। और फाइनली मैं बोलूँगी वॉलेंट। तो वॉलेंट किसी भी तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स फिज़िकली वॉलेंट हो, जबकि उनकी टेंडेंसी रहती है, क्योंकि वो इतने रेज में चले जाते हैं तो उस रेज में चीज़ें पटक फुटक सकते हैं। आप साथ में हैं तो आपको हो सकता है कोनी मार दें या कुछ कर दें, तो वो भी ऑब्वियसली वॉलेंट चीज़ें हैं। वॉलेंस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आँख फोड़ दी या मुक्का मार दिया या थप्पड़ लगा दिया। तो डिफरेंट डिग्रीज में वॉलेंट्स की उनकी टेंडेंसी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि इमोशनली वॉलेंट, साइकोलॉजिकली वॉलेंट तो वो होते ही होते हैं, चाहे वो फिजिकली वॉलेंट हो भी या नहीं भी हो। तो ये जो वॉलेंट्स हैं जो आपके अगेंस्ट करते हैं, चीज़ें फेंकना या गुस्सा आ गया तो टैंट्रम करना, थ्रो करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना, पनिशिंग बिहेवियर करना, ये सब वॉलेंस का ही पार्ट होता है। आपको कोई चीज़ है उसको डिनाई करना, आपको अपनी प्रेजेंस डिनाई करना या सेक्शुअल नीड्स को डिनाई करना, ये सब these are all part of control and violence, psychological violence, mental emotional violence, and of course अगर physical violence है भी। ये किस तरह की violence आपने फेस की है वो obviously आप ही बता सकते हैं, लेकिन ये जानिए कि किसी भी तरह में हो any kind of violence, चाहे वो गैस लाइटिंग की वॉलेंस हो, बहुत स्ट्रॉन्ग गैस लाइटिंग, वो अनएक्सेप्टेबल है। और ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट दे आर, उनकी वो बिहेवियर, जो वॉलेंट बिहेवियर है वो भी उस तरह की शेप लेगा। ऑफ कोर्स जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट की बात करें, जो ऑब्वियसली सारे नार्सिसिस्ट नहीं होते, या फिर हम मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट की बात करें जो ओवरऑल सारे बाकी अलग नार्सिसिस्ट से बहुत कम होते हैं, तो उनमें ये वॉलेंस की टेंडेंसी, जो आपको जिस बिहेवियर से आपको अनसेफ फील हो, आपको शायद प्रोटेक्शन भी सीख करनी पड़े, क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ वॉलेंस भी कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकली भी आपको वो अनसेफ फील करवा सकते हैं घर में, दे कैन होल्ड यू लाइक काइंड ऑफ हॉस्टेज रखा हुआ है, आपको वॉलेंस की थ्रेट है, पीटने की थ्रेट है या गन की थ्रेट है, इस तरह की थ्रेट में आपको रख सकते हैं कि आप किसी से बात नहीं करें, फ़ोन पे बात नहीं करें या बाहर नहीं जाए, आपकी सारी मूवमेंट्स को कवर करके रख रहे हैं और आपको पता है कि वो ऐसा करें। तो इस तरह छोटी से लेके एक्सट्रीम केसेस वाले नार्सिसिस्ट में इस तरह की जो वॉलेंस है, इस तरह की थ्रेटफुल एक्टिविटीज़, इंटिमिडेटिंग डराने वाली एक्टिविटीज़, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द टॉप ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स। मैं आशा करती हूँ कि मैंने ज़्यादातर ट्रेट्स कवर कर लिए हों, हो सकता है कुछ ट्रेट्स छूटे हों, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से कैसे डील कर सकते हैं, ये तो बहुत ही मल्टी लेयर्ड टॉपिक है, इतना सीधा साधा नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ कि जो भी करा जा सकता है या नहीं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत कुछ वही होगा जो बाकी हर तरह के नार्सिसिस्ट से डील करने में भी आता ही है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू हील फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। तो बहुत सारे पॉइंट्स तो उसमें कॉमन ही होंगे, बट फिर भी आई विल ट्राई सम टाइम कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँ। एंड ऑब्वियसली नार्सिसिस्टिक वाइफ पे भी मुझे वीडियो बनाना है, तो जैसे ही समय मिलेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं कोशिश करूँगी वो बनाने की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड और डोरमैट मत बनिए। अपने राइट्स क्या हैं, अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ उसका भी पूरा एहसास रखिए। याद रखिए, अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो ना कोई हुआ है, ना कोई और खड़े होगा। नार्सिसिज्म के बारे में अवेयर होके अपने स्टेप्स लीजिए खुद की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, चाहे कितनी भी देर हो चुकी हो आपको एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में।